हेलो। एनीमे मीडिया में आप जिस तरफ नजर घुमा लो, आखिर में शिखर की ऊंचाइयों में आपको मिलेगा एक शोनन। नो मैटर व्हाट द जनरेशन इज, शोनन हैज ऑलवेज reigned द एनीमे थिंग। माय एनीमे लिस्ट के टॉप 10 में से 7 एनीमे शोनन है, व्हिच प्रूव्स हाउ मच शोनन मीन्स टू दिस कम्युनिटी। दो एमएल की रीडिंग्स पर मैं उतना भरोसा नहीं रखता हूँ, उनका रैंकिंग सिस्टम कुछ गोल्डन शोज को रिकॉग्निशन भी नहीं दे पाता है टॉक्सिसिटी के कारण। बट स्टिल अगर कोई एनीमे कंसिस्टेंटली टॉप 10 में आ रहा है पिछले 7 सालों से, वो भी बिना किसी टॉक्सिक फैंडम के, उसमें जरूर कुछ जबरदस्त बात है। Yes, I'm talking about Gintama, Attack on Titan, not UFMAB, Steins Gate and Hunter x Hunter। आज तक टू दिस वेरी डेट मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूं जिसे हंटर x हंटर पसंद ना आया हो। अगर तुमने पूरा शो कंप्लीट करा है, इधर तुम उसके फैन बॉय बन चुके हो जस्ट लाइक मी फॉर रियल, या फिर तुम उसे गुड शोनन बोल के आगे बढ़ जाते हो। देयर इज जस्ट नो हेटरेड टुवर्ड्स इट। अगर तुम इस शो के लिए हेट ढूंढ लोगे तो तुम्हें फीमेल जो फैन गर्ल्स मिल जाएंगी, पर हंटर x हंटर के लिए हेट नहीं। इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लीजेंट फैंडम। और इतनी यूनिक ट्रोप्स होने के बाद एक काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है, दैट इज सीरीज को आसान शब्दों में सम अप करना। हंटर x हंटर इज अ वेरी यूनिक एनिमे, पर इन विच मैनर ये समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, और इसीलिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। बिफोर गेटिंग इनटू हंटर x हंटर, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा अडेप्टेशन देख रहे हो, 90s वाला या 2011 वाला। दोनों की ही प्लॉट और स्टोरी लाइन सेम ही है, बस फर्क इतना है कि 2011 वाले की एनिमेशन और अडेप्टेशन थोड़ी बेहतर है, बिकॉज डू आई नीड टू से इट नाउ, मैड हाउस। और इस वीडियो में भी हम 2011 वाले अडेप्टेशन को लेकर ही सारी बातें करेंगे। सो हंटर x हंटर 2011 एनिमे में इन टोटल 148 एपिसोड्स है, जो कि 7 आर्क्स में डिवाइडेड है। हंटर एग्जाम आर्क, जोल्डीक फैमिली आर्क, हेवेंस अरीना आर्क, यॉर्क न्यू सिटी आर्क, ग्रीड आइलैंड आर्क, किमेरा एंट आर्क, एंड एट द लास्ट चेयरमैन इलेक्शन आर्क। तो एनिमे का पहला आर्क शुरू होता है वेल आइलैंड से, जो कि घर है गोन और उसके अर्ध परिवार का, और गोन इसे छोड़ के जा रहा है ताकि वो एक फुल फ्लेश्ड हंटर बन सके। हंटर बेसिकली मानव जनसंख्या के एलाइट मेंबर है जो सीक्रेट ट्रेजर्स को हंट डाउन करते हैं। दो ये सब जानने का कोई खास मतलब नहीं है, जस्ट रिमेंबर दे आर कोर फंक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। पर हंटर बनना ही गोन का एकमात्र कारण नहीं है इस जर्नी पे निकलने का। वो निकला है अपने डैड जिंग फ्रिक्स को ढूंढने, और इसी जर्नी में वो बहुत से अतरंगी लोगों से मिलता है, जिनमें से कुछ कैरेक्टर जिनका स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा है वो है कुरापिका, लियोरियो और कीलुआ। गौर फरमाइए कि मैंने बस स्क्रीन टाइम के बारे में बात करी है, वरना हर वो कैरेक्टर जिन्हें शो में दिखाया जाता है उतने ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होते हैं एज द रेस्ट। इसी वजह से सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट इसके कैरेक्टर्स है। शोनन होने के बावजूद इसमें ऐसे मूवमेंट्स और इमोशन है जो आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, पर क्योंकि कैरेक्टर्स को फोरशैडो करना टेक्स टाइम, अधिकतर लोग इसे इसके शुरुआत के आर्क्स के स्लो पेसिंग या अनइंटरेस्टिंग होने के कारण शो ही ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो उधर ही रुक जाइए। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि शुरुआत के 40 एपिसोड जैसे भी करके काट लो, क्योंकि हंटर x हंटर के शुरुआत के आर्क्स भी लाजवाब है, बल्कि इन माई ओपिनियन ज्यादा बकबक मत कर, समझा ना? तुझसे पूछा किसने? इन माई ओपिनियन हंटर x हंटर को अगर आप ऊपर से देखोगे तो उसके शुरुआत की 2 आर्क्स ही उसका हंसता खेलता बर्ताव दिखाती है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि इसे इसके शुरुआती एपिसोड्स देख के ही जज ना करें। आप वन पीस को लंबा बोलने से भी बड़ी गलती कर बैठेंगे। जब तक आप पूरा शो खत्म नहीं कर लेते इसे जज मत करना। मैं बता नहीं सकता इस शो के कैरेक्टर्स और उनकी डेवलपमेंट इतनी बढ़िया तरीके से की गई है कि शायद ही और कोई शोनन ऐसा कुछ इतने कम एपिसोड्स में कर सके। अक्सर शोनन जॉनर में मेन प्रोटैगनिस्ट ही शो में हर एक छोटा मिशन एवं दुनिया को बचाने वाले मिशन भी करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, पोजीशन और रैंक्स। पर हंटर x हंटर इधर एक बहुत ऑर्गेनिक स्टेप लेता है। इधर दुनिया को बचाने 12 साल के बच्चे नहीं, बल्कि वो आते हैं जिनका ये काम है। हर एक फाइट में मेन प्रोटैगनिस्ट ही नहीं जीता, और प्लॉट आर्मर हर बार उसकी जान नहीं बचाता। हंटर x हंटर के फाइट्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एक्शन के साथ साथ मेंटली इन्फ्लुएंस भी करती है। एक बारीक से बारीक हिंट से एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाना और दुश्मन के चाल पहले से ही प्रिडिक्ट करना विथ लेजिटिमेट रीजंस, ये सब सच में काफी देखने लायक होता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि बच्चों की फाइट देखने में क्या ही मजा आएगा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इधर बस बच्चे ही नहीं है जो दुनिया से लड़ रहे हैं। जब भी कोई भयंकर परिस्थिति आने पड़ती है तो शो का स्पॉटलाइट मेन कैरेक्टर से हट के ऐसे कैरेक्टर्स पे आ जाता है जो अभी स्क्रीन टाइम डिजर्व करते हैं।
और वो फाइट सीन्स भी बहुत ज़्यादा रोमांचक होते हैं। बस शुरुआत के 2 आर्क को थोड़ा लाइटली लेना, क्योंकि उसके बाद शो बस इंटेंस होते जाता है। हेवेंस अरीना आर्क के बाद एनीमे अपनी ऊंचाइयों को छूना चालू कर देता है और उसके बाद आता है यॉर्क न्यू सिटी आर्क। ये आर्क आपका वन ऑफ द बेस्ट आर्क बन सकता है और पर्सनली ये मेरा सेकंड फेवरेट आर्क भी है। और ये सेकंड पे इसलिए है क्योंकि फर्स्ट पे आता है कि मेरा एंट आर्क, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द बेस्ट आर्क ऑफ द एंटायर सीरीज। और कहा भी क्यों ना जाए, दिस आर्क हैज द बेस्ट एब्सोल्यूट राइटिंग। कई लोग इस आर्क को लॉन्ग, गैस, स्ट्रेस्ड और बोरिंग बोलेंगे, पर उन पे उतना ही ध्यान दीजिए जितना हंटर हंटर का एक्स पे दिया जाता है। दिस आर्क इज वेयर द ट्रू हंटर कम्स आउट। अब तक क्योंकि शो ऑलरेडी अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था, आप अभी इससे कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, और तभी ये शो लाता है एक नया कैरेक्टर, उसे डेवलप करता है, उस कैरेक्टर को स्पॉटलाइट में लाता है, एंटी हीरो को डेवलप करता है और शुरू करता है द बर्थ ऑफ वन ऑफ द बेस्ट आर्क ऑफ द एनिमे कम्युनिटी। हर एनीमे में अपना एक यूनिक फैक्टर होता है जो उसे बाकियों से अलग और बेहतर बनाता है। जस्ट लाइक हाउ अटैक ऑन टाइटन की फोर शेडोइंग और स्टोरी टेलिंग, कागुया-sama का ह्यूमर और डेथ नोट के एडर्नल रश, एंड सिमिलरली हंटर के कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर स्टोरी से किसी ना किसी प्लॉट पॉइंट से जुड़ा ही होता है। दे कम एक्ट एज अ प्लॉट आर्मर और अगले ही सेकंड उनका वजूद बताया जाता है और तुम्हें तब ध्यान आता है कि दे वर ऑलवेज देयर, पर तुमने कभी उनके बारे में सोचा नहीं। कैरेक्टर चाहे वो हो जो दुनिया को बचा रहे हो या वो जो इसे मिटा रहे हो, ऑल ऑफ देम हैज देयर पर्सनल साइड्स। और अगर मुझे थ्रू आउट द सीरीज एक ऐसे कैरेक्टर को पिक आउट करना हो जो शुरुआत में तो बस एक टर्शरी कैरेक्टर था, पर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस वो एनिमे का सबसे इंप्रेसिव कैरेक्टर बन जाए, वो होगा द किमेरा एंट किंग मेरियम। पता नहीं, प्लीज एंड्योर। सो अगर आपने कैरेक्टर्स लाइक लाइट, यागामी या एडविन स्मिथ को थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्व करा है, वो दोनों ही अपने एक अलग पर्सनैलिटी को मेंटेन करते हैं। नहीं, मैं कोई डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो जिस तरह से सबके सामने पेश आते हैं उनकी उससे भी अलग एक पर्सनैलिटी है, एक अलग सोचने का ढंग जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। लाइट पूरे जापान का टॉप मोस्ट स्टूडेंट था, बट किसी ने अपने अविवेचित सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो घर आके लोगों की जान लेता होगा। वेरी सिमिलर टू एडविन्स ग्रेटफुल मिशन, पर मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ। अगर आप सोचे तो आपके दिमाग में गौन आ सकता है, कैसे एक इतना खुश मिजाज चार्मिंग बच्चा इतना रेजफुल भी हो सकता है एज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। और यू माइट रिमेंबर ऑफ मेरियम। मेरियम के शो में एंट्रेंस मुझे कोई खास नहीं लगी थी। द शो क्रिएटेड अ हाइप फॉर हिम फॉर लाइक 10-15 एपिसोड तक। दे वर ऑन लूप, किंग आएगा, एंड व्हेन ही कम्स वो वही करता है जो एक किमेरा आंट को करना चाहिए, स्पेशली अ किंग। बिना किसी सिंपैथी के बस अपने लिए जो मन में आए वो करना। किमेरा आंट एक ऐसी स्पीशीज है जिनके पास ना कोई दिल है ना कोई एम्पैथी। वो मिलाव है डार्क माइंडेड इंसान और खूंखार जानवरों का। एक शेर शिकार करता है अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए नहीं कि उसे दूसरों को मारने में आनंद मिलता है, पर इंसानों को जरूर मिलता है। और जब ये माइंडसेट और गोल्स एक ही स्पीशीज में आ जाए, ये कितना भयानक हो सकता है ये सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, अनलेस दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक दूसरे से मिले। रिमेंबर द फर्स्ट टाइम कोमुगी शोड अप, जैसे ही वो स्क्रीन पे आती है नरेटर कहता है शी इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द किंग्स लाइफ, एक इनडायरेक्ट वे में, बट हमने शो में लोगों को ऑलरेडी इन्फ्लुएंस होते देखा है, तो उस टाइम ये कुछ खास नोटिसेबल फैक्ट नहीं लगता है। पर जैसे जैसे मेरियम उस गूंगी प्लेयर से अफेक्ट होते रहता है, यू गेट दैट शी इज गोइंग टू डू समथिंग इनक्रेडिबल। पर क्यों? आखिर कोमुगी में ऐसा क्या था जिससे किंग को अपना नाम जानने के लिए लिटरली लड़ना पड़ा? आखिर एक नाम में ऐसा क्या है जो टाइटल किंग में नहीं है? एक बार एकांत होकर ये याद करने की कोशिश करो कि शो में कितने एंट्स ही किंग बनना चाहते थे। रिमेंबर रैमोथ। किंग एक पब्लिकली अवेलेबल डेजिग्नेशन है, कोई भी वर्दी इसे यूज कर सकता है। जब कोमुगी मेरियम से उसका नाम पूछती है, मेरियम को तब एहसास होता है कि उसकी अभी तक कोई पहचान, कोई मकसद नहीं है। एक बार को वो कोमुगी को ही खत्म करने के लिए निकल पड़ता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि गूंगी एक कारण तो है ही, पर साथ ही क्योंकि कोमुगी का एटीट्यूड टुवर्ड्स मेरियम बहुत ही सिंपलिस्टिक था। कोमुगी मेरियम की तरफ कोई सेल्फ अफेक्शन, बायस या ट्रेपिडेशन नहीं दिखाती। वो किंग को ऐसे ही ट्रीट करती है जैसे एक दूसरे गूंगी प्लेयर को करेगी। शी जस्ट रिस्पेक्ट्स हिम। हाँ, रॉयल गार्ड्स भी यही करते हैं, पर उन्हें पता था कि वो किंग से नीचे है, एंड कोमुगी जस्ट ट्रीट्स हिम लाइक अ फ्रेंड। ये सेम चीज रिपीट होती है जब किंग एनकाउंटर्स नेटेरो। उस क्षण उस पल मेरियम को मिलता है एक राइवल, एक आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति जिसके साथ वो बातें कर सकता है। एंड एज सुन एज दे स्टार्ट गेटिंग सीरियस, मेरियम दूसरी बार वो एटीट्यूड फील करता है, एक इमोशन राइवलरी का, ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द ओपोनेंट फॉर ऑल द एफर्ट्स एंड्योर्ड फॉर हिम। वो एंट किंग मेरियम तभी बन जाता है जब वो कोमुगी से उसका नाम पूछता है, और एंट किंग मेरियम इंसान तब बनता है जब उसे मौत का डर एहसास होता है। वो अपनी सबसे कीमती चीज को भी दांव पे लगाने के लिए मंजूर हो जाता है, अपना ईमान।
I cannot describe in words how I felt when Miriam was going down to Palm. I was just so full of emotions at that moment. उस समय जो Palm ने किया, that was the best course of action anybody could have taken at that mere moment. Chimera arc का end part is the best part of the series and it was also the conclusion for one of the best character of the series. Miriam की death, the last game of Gungi. Miriam अपनी छोटी जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा था. He was the supreme being. परंतु दुनिया को कदमों में करने के सफर में वो ऐसे लोगों से जा मिला जिनके वो खुद कदमों से कदम ना मिला पाया. मौत से पहले मेरियम के शब्द उसकी मायूसी दिखा रहे थे. कोमुगी को खोने का डर. अपने अंतिम समय में भी एक आखिरी गुंगी का मैच खेलना ही मेरियम को सबसे उचित लगा, जो कि कभी खत्म नहीं हो पाया क्योंकि दोनों खिलाड़ी अपनी जान एक दूसरे पे गवा बैठे थे. हंटर के कैरेक्टर्स इतने डायनामिक और ब्रॉड है, समटाइम इट्स फील्स लाइक एज इफ जो हो रहा है सामने ही हो रहा है. इसकी राइटिंग, फाइट सीन्स, एनिमेशन, प्लॉट, एवरीथिंग अबाउट इट इज फ्लॉलेस. एक जेनरिक शोनन होने के बावजूद इट इज यूनिक इन इटसेल्फ. इतने बार यूनिक सुनने के बाद आपके दिमाग में ब्लैक क्लोवर की इमेज बन रही होगी. आई डोंट वांट टू कंपेयर टू शोज फॉर नो रीजन, पर हंटर की डिटेलिंग, कैरेक्टर की लाइकेबिलिटी इज पार एवरीथिंग. और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसका पावर सिस्टम, हंटर का पावर सिस्टम भी बहुत अतरंगी है. हर एक कैरेक्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, समटाइम्स जिनकी कुछ कंडीशंस भी होती है. और अगर आपने जो पार्ट 4 देखा है तो इसे बेसिकली स्टैंड यूजर समझ लीजिए. ऑल्सो ओनली एप्लीकेबल फॉर हंटर्स. इनका पावर सिस्टम भी काफी ज्यादा ऑर्गेनिक है. एक दिन में एबिलिटी गेन करके बिना किसी एक्सपीरियंस के आप लड़ने नहीं जा सकते. पीपल विथ हार्ड वर्क एंड कंपैशन आर ऑलवेज अहेड, और कभी कभार रियल टैलेंट भी. हंटर का पावर सिस्टम लोगों के घर का चूल्हा भी जला रहा है, इसीलिए पावर सिस्टम के बेसिक्स आपको यूट्यूब पे भंडार में मिल जाएंगे. और डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं आपको इसका पावर सिस्टम पे सीरीज दूं. प्लीज़ मेरे बारे में भी सोचिए. मेरी माँ भी घर पे मेरा इंतज़ार कर रही है. द लीस्ट आई कुड डू इज़ मैं डिस्क्रिप्शन में शो के स्पेसिफाइड डिटेल्स एंड फोरशैडोइंग की थ्रेड की एक लिंक छोड़ जाऊंगा. इट माइट हैव स्पॉयलर्स, सो प्लीज़ बी कॉशियस. मैं आपसे मिलूंगा पता नहीं सून आई गेस. तब तक के लिए फॉलो अस ऑन इंस्टा, वी आर एक्टिवली देयर कैजुअली. लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सायोनारा. 僕らにどんな世界が道なき道の先に待ってる声なき声はこのままどこにも届かずに消えてゆく